अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा ये बताएं कि आपने जो एबीसी वाला टेस्ट था उसका सोल्यूशन डिस्कशन बना दी। पहले मुझसे वो कंफर्म कर लो, यानी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? तो मुझे पूछो तो सही ना। नहीं अभी नहीं करो ना डिस्कस, वो एमएफए की बात कर लेना। एमएफए की बात। ये तभी पूछ लेना। कल एक सवाल कहा था करने को, और वो सवाल आपने करना है तो हमने उससे आगे बढ़ना है। एफको से किया था, फाइफो से? एफको से। किसी ने फाइफो से करना हो तो वो हस्बे तौफीक बाद में जरूर जिसने करना हो कर ले, मुझसे अलग से डिस्कस भी कर ले। ये फाइफो एफको चलता रहेगा प्रैक्टिस, कभी कोई सवाल पास्ट पेपर का फाइफो होगा, कभी एफको होगा, तो चलते रहेंगे दोनों। प्रोसेस 1 किया है। ये मैं प्रोसेस 1 सॉल्व कर रहा हूं जो आपने किया है। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन कहा था, लेकिन हमें पूरा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 2000, इनपुट 20,000, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 3600, नॉर्मल लॉस। अच्छा, कल तक तो मैं इसको अलग से एक वर्किंग बना रहा था, मैं भी ब्रैकेट में करके दिखाता हूं, अगर आपको वो ब्रैकेट में ठीक लगे तो ना रश मचाएं वर्किंग का। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? ये कितने परसेंट थे? 60, तो ये अब इंस्पेक्ट होंगे। प्लस 20 तो होगा ही होगा। इनकी क्या है? तो अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए, ये माइनस हो जाएंगे। तो अलग वर्किंग दिखानी है तो ठीक है, ब्रैकेट में करना है तो भी ठीक है। 920। और क्या बताया है? आउटपुट बताया था कि एक्चुअल लॉस बताया था? तो एक्चुअल लॉस है 700, इसका मतलब है कि 220 एबनॉर्मल गेन है। तो आउटपुट बन जाएगा 17। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल और कन्वर्जन वेटेड एवरेज मेथड है, तो इसलिए आ जाएंगे कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड कह लें, आउटपुट कह लें, 17,700, और ये हर लिहाज से 17,700 ही है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिहाज से ये पूरे हैं, और कन्वर्जन के लिहाज से 75 है। 36 2700। एबनॉर्मल गेन 220। मटेरियल 100 है और कन्वर्जन 80% है। अच्छा, जो बच्चे वहां आ जाते हैं वो तो चलो वहां आ जाते हैं, जो नहीं आ रहे तो वो लेबर वाला लेक्चर ले लिए दोनों। कितने बजे तक आ जाता है? 9 बजे तक। 9, वाकई 9 9:30 तक? नहीं, ये थोड़ा लेट है।
जी मैं एक बार बता दूं उनको। बल्कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे और लेक्चर भी हैं वो रूटीन वाले, तो ठीक है, ये इतने बजे आएगा। ठीक है, मैं इसमें कोशिश बेटे यही कर रहा हूँ कि कोई होमवर्क ना दूं, क्लास में ही हो जाए जो हो जाए। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये और साथ लेबर पढ़ने से मिक्स हो रहा है, तो वो ज़्यादा हिला ना करें, तो मिक्स नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो फिर आप पहले रेगुलर को प्रेफर करें, और जिस दिन हिम्मत कर सकें, या बेशक उसी दिन या नहीं वीकेंड पे सही, अलग से टाइम निकाल के करें। अलग से टाइम निकालने का मेरा मतलब ये नहीं है कि दिन 24 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा, लेकिन कोई तो मसरूफियत होगी ना, उसको कहीं आगे पीछे करके वो सुने। करना तो बेटे पड़ेगा ना, करना तो है आपने। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, इनमें से किसी बच्चे ने पूछा था कि, बल्कि ये मेरी बात ही आप कहाँ सुनेंगे, आप तो जुलाई में जाके सुन रहे होंगे। नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं नहीं, हम फायदे कोई नहीं बताने। कहाँ जी? मैंने एक्चुअल लॉस बताया था, तो तभी तो 220 निकाला है। ये 220 कैसे निकला है? मैंने एक्चुअल लॉस कहा था 700, नॉर्मल ये है, तो अब नॉर्मल गेन उससे निकला है ना, ये ऐसे निकाला है जी मैंने। 920 माइनस 700, ये ऐसे निकाला है। तो यहां आ जाएगा 220 176 21080 20224। शुक्रिया। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटेरियल कन्वर्जन, चूंकि वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग भी आएगा 50 85,000, और करंट पीरियड 480 और 800,000। और नॉर्मल लॉस की रिकवरी कितनी है? 920 इंटू 10 रुपए, 9200। 520 800 885। और इसके लिए डिनोमिनेटर ये है, और इसके लिए 20224। तो कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 24.43.76। स्टेटमेंट ऑफ evaluation, cost of completed units 17,700 into 24.71 plus 1211919। और मेरे पास जगह नहीं है, मैं ज़बानी बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
3600 इंटू ये और 2700 इंटू ये, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन 220 इंटू दिस और 176 इंटू दिस। ये तो सबका सही होना चाहिए था। इसमें बताएं कुछ सवाल। ओके अच्छा, ये नोट करते नजर आ रहे हैं, मतलब नहीं किया। हाँ जी, नोट कर लिया। ये इस वीक ये लेबर वाली क्लास गुलबर्ग में हो रही है, और नहीं सीरियसली मशवरा कर रहा हूँ। देखें, एक है कि आप लोगों को बस एम ए नहीं जी, हम जीटी के स्टूडेंट हैं तो जीटी में होनी चाहिए। एक तो ये जज्बा है, एक ये जज्बा है कि बस जीटी के हैं तो जीटी में होनी चाहिए। दूसरा, वैसे कुछ थोड़ी सी हकायक, सरकमस्टांसेस, वो बच्चे जो यहाँ कॉस्ट पढ़ते हैं वो तो दोपहर को चले ही जाते हैं। इन्हीं शाम में यहाँ रखूंगा तो दोबारा ही आ रहे होंगे। ये तो नहीं है कि अभी क्लास खत्म हुई और उसी के बाद एक्स्ट्रा क्लास हुई, तो आ तो दोबारा ही रहे होंगे। और जिन्होंने शाम में नहीं आना तो वो यूट्यूब के लेक्चर तो देख ही रहे हैं। जिन्होंने आना है और यहाँ नहीं गुलबर्ग पहुंच जाना है, उनको बस जहां बुलाएंगे आ जाएंगे, वो भी आसानी में है। तो बच्चे तो डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन उसमें जो मेरे और मेरे ना से ही चलो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि यहाँ आने में ट्रैफिक उस वक्त पीक होती है, आने में टाइम लगता है, और फिर यहाँ रिकॉर्डिंग होगी लेकिन उसकी प्रोसेसिंग गुलबर्ग कैंपस में ही सेटअप है सारा। यहाँ रिकॉर्डिंग हुई, यहाँ से वो जो भी उसकी वो क्या कहेंगे यार, जो कार्ड है वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाके प्रोसेस होगा। तो जो अभी लेक्चर 9 बजे आ रहा है वो शायद 10 साढ़े 10 बजे तक अपलोड होगा। और जो वहाँ वाले बच्चे हैं, अभी तो ये है ना कि यहाँ से कुछ बच्चे हैं जो फिजिकली आना चाहते हैं, जैसे मेरे ख्याल में कोई 15-20 तो शायद आ ही रहे हैं वहाँ। उनके पास तो गुंजाइश है कि वो देर पहले के निकले होंगे, अपना टाइम उस हिसाब से एडजस्ट करके वो वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं वहाँ पर क्लास ख़त्म करूँगा और कहूँगा चलो सारे उठ के जीटी चलते हैं, तो मैं तो चलो गाड़ी में आ गया। अब जिसने वहां से लोकल पे आना है तो उनमें से तो कोई भी नहीं यहाँ आ पाया, जब टेक्निकली तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो सका यहाँ आना। पहली दफा मेरा ख्याल है कुछ 4 लड़के आ गए थे मेरे साथ यहाँ, वो भी लगता है उन्होंने ना गाड़ी में बैठ के सीरियल लेके तो कोई रील्स वगैरह क्या होती हैं, रील्स और हैं स्ट्रीक्स, हाँ वो लगानी होंगी उनकी, क्योंकि उनकी शक्लों से पता था कि उन्होंने पढ़ना पढ़ना नहीं है। लेकिन वो अगले दिन वो गायब हो गए। FR1 की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। देखिए मेरे लिए आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं, और FR1 में मैं आया भी था। मैंने वहां 1 वीक पढ़ाया, यहाँ 1 वीक पढ़ाया, हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं है। FR1 के बच्चे 2 दिन आए, उसके बाद अगले 3 दिन वो नहीं आए, वो ड्रॉप कर गए। और क्योंकि उनको शायद लगता था ये मैनेज नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पूरा नहीं हो रहा, तो वो जो मुझे आना था, पूरा सेटअप चेंज करना था, वो वहां से धोखेबाज बच्चे निकले जीटी के, उन्होंने क्लासेस देना छोड़ दी। तो इन कुछ सिनेरियोज की वजह से मेरा मशवरा तो यही है कि जिन्होंने आना है, क्योंकि देखें उन लोगों ने या जीटी आना है या आप लोगों ने वहां जाना है। उन लोगों का जीटी आना इसलिए प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि मैं तो 15 मिनट में पहुंच गया। सब लोग, अगर 50 लोग भी आना चाहते होंगे तो उनके लिए नहीं है उस वक्त यहाँ पर आना। और अगर मैं कहूँ अच्छा ठीक है आप लोग आए, हम 5 बजे क्लास शुरू करेंगे, तो फिर वो बात वहां से वहां और आगे चली जाएगी रिकॉर्डिंग अपलोड होते होते। तो इस वजह से अगर तो किसी को सिर्फ जिदबाजी है कि नहीं जीटी में ही पढ़ाना है, तो फिर उसका हल नहीं है। लेकिन ये सारी चीज आपके सामने इसलिए रखी है कि अगर तो आप इसको इस 1 हफ्ते में मैनेज कर गए तो ठीक है, एडजस्ट कर जाएं। लेकिन फिर भी कोई अगर कम से कम 25-30 बच्चे, कम से कम 2-3 नहीं,
कम से कम 25-30 बच्चे ये कहें कि जी हमने बहुत कोशिश की, हम वहां आ भी रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है, हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो सर प्लीज इस वीक यहाँ कर लें। ठीक है, फिर मैं अगले वीक जी कर लूंगा। आपको बाकी सारी चीजें जो बताई हैं तो वो आप लोगों की खातिर कर लेंगे। लेकिन जो कमीने अभी से बोल रहे हैं हाँ जी कर लें जीती, जिन्होंने अभी ही फौरन बोलना शुरू कर दिया, तो ये अंदर की कमीनगियां हैं जो बाहर आती हैं। अरे आपने कहा था, ओह सॉरी। तो थोड़ा सा टाइम तो लेना मेरी बात को प्रोसेस करने के लिए, कुछ सोचे तो सही। अगर फौरन बोल दिया है उधर कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोसेस वन, प्रोसेस वन, ये किस महीने का सवाल था? अच्छा भाई ठीक है, जून का ही होगा। प्रोसेस वन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस टू का, हाँ भाई यही सुनना था, हर दफा ये मजा आता है मुझे सुन के, यही सुनना था। प्रोसेस वन का क्लोजिंग प्रोसेस टू का ओपनिंग कैसे हो जाएगा? मतलब एक दिन क्लासेस खत्म हुई तो आप कैफ के स्टूडेंट थे, अगली सुबह आप सीफेफ के स्टूडेंट थे, है ना? जून के महीने में जो प्रोसेस वन की मशीन में कुछ यूनिट्स पड़े रह गए थे, अगले ही लम्हे वो चुपके से प्रोसेस टू की मशीन के अंदर चले गए। तो प्रोसेस वन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस टू का कुछ नहीं लगता, वो प्रोसेस वन का ही अगले महीने का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। जो प्रोसेस वन में क्लोजिंग है वो प्रोसेस टू में कैसे चला गया अचानक? तो प्रोसेस वन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस टू का कुछ नहीं लगता। अच्छा, ये जो हम प्रोसेस वन से 17,700 यूनिट्स आउट कर रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं? प्रोसेस टू में। तो क्या ऐसा होगा कि प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ जून जितने यूनिट्स आउट हुए, इनको कहां बैठो भी बेटे, अभी गाड़ी आ रही है बैठो, इनको पूरा महीना बिठा के रखा, फिर जुलाई में इनको कहा कि चलो आओ प्रोसेस टू में चलते हैं। प्रोसेस टू में फॉर द मंथ ऑफ जून इनपुट कितना हुआ? यही 17,700, क्योंकि इस मशीन से निकलते जा रहे थे, प्रोसेस टू की मशीन में जाते जा रहे थे। तो जितने प्रोसेस वन से आउट हुए हैं वो सारे के सारे प्रोसेस, मैंने क्या बोला, जो प्रोसेस वन से आउट हुए हैं वही उसी महीने में साथ साथ प्रोसेस टू के इन भी हो रहे थे। तो जो यहां प्रोसेस टू के अंदर, ये प्रोसेस टू कर रहा हूं, क्वांटिटी स्केड्यूल बनेगा, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, वो जो प्रोसेस वन का क्लोजिंग था, प्रोसेस टू का ही जो मई का क्लोजिंग था वही जून का ओपनिंग बन गया 1500। प्रोसेस टू का ये जो यहां हम इनपुट लिखते थे, यहां इनपुट क्या है? ये है इनपुट। बेशक इनपुट लिख दें, लेकिन आपको याद रखने के लिए यहां लिख के दे रहा हूं कि ये ट्रांसफर इन 17,700। क्लोजिंग ये 17,700 इसके इनपुट हैं, इस पे एतराज। नॉर्मल लॉस नहीं, इंस्पेक्शन स्टेज 60%। तो ये कितने परसेंट थे? तो ये तो इंस्पेक्ट पिछले महीने हो गए, इसलिए 17,700 ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये पिछले महीने हो गया हुआ इंस्पेक्ट। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गया? नहीं हुआ, इसलिए लेस हो जाएगा। कितने परसेंट है? 10%, 1530। एक्चुअल लॉस तो नहीं बताया, आउटपुट बताया 15,000। तो बैलेंस करके पता चल जाएगा कि एएल है कि एजी है। एबनॉर्मल लॉस है 270। ये प्रोसेस टू की क्वांटिटी स्केड्यूल।
जी क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई सवाल परेशानी है? यहां क्वांटिटी स्केड्यूल में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अब यहां पर ना मैं मटेरियल के कॉलम की बजाय P1 कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि इस प्रोसेस 2 में जो इन हुआ है वो कहां से इन हुआ है? वो प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 1 में मटेरियल इन होता था और मटेरियल कॉस्ट का मतलब था कि इतने रुपए की कॉस्ट वाला मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोसेस 1 में आया है। प्रोसेस 2 के लिए बात होगी, इतनी कॉस्ट वाली कोई चीज प्रोसेस 1 से आई। प्रोसेस 1 20,000 यूनिट्स, 4,80,000 कॉस्ट वाले। प्रोसेस 1 इतनी कॉस्ट वाले इतने यूनिट्स प्रोसेस 1 में इन हुए हैं। 480 कैसे निकला होगा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस अदर आउट्स। तो इस महीने में इतने रुपए कॉस्ट वाला, पता नहीं FIFO पता नहीं एफको, जिस भी तरीके से जो हम उस चैप्टर में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते थे, ये वो है। तो 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इतने रुपए कॉस्ट वाले प्रोसेस 1 में इन हुए। अब प्रोसेस 2 की बात करते हुए हम कहेंगे कि इतने यूनिट्स इतनी कॉस्ट वाले प्रोसेस में इन हुए, और जहां पर हम इसको मटेरियल कॉस्ट कह रहे थे तो इसलिए मटेरियल लिख रहा था। अब ये P1 कॉस्ट है। P1 कॉस्ट का मतलब है पिछले प्रोसेस से इतने रुपए की चीजें आई हैं, तो इसलिए मैं यहां P1 कॉलम बना रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग में किसी बच्चे ने पूछा था, हो सकता है आपको भी मसला हो, कि अगर ये प्रोसेस 3 का सवाल होता तो P1 का कॉलम भी बनता, P2 का कॉलम भी बनता। नहीं, जस्ट इससे पिछले से जो आए हैं, तो फिर वो कॉलम का नाम है P2 रख रहा होता। एफ को है तो आउटपुट कंप्लीटेड यूनिट्स 15,000, 100 तो 15, क्लोजिंग 2400, मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन अधूरा है 50, 24, 12 और एबनॉर्मल लॉस है 270, मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 60%, 271, 2। अच्छा, या तो अभी आपने अपने जो आसाब हैं वो अभी नहीं संभाले, या वाकई किसी को मसला नहीं हुआ। यहां पर एक मसला है जो हर दफा अभी तक तो आ ही जाता था सामने, आया नहीं अभी तक सामने। चलें, यहां से रिलेटेड मसला, चलें और बता देता हूं। प्रोसेस 2 में इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60%। ओके, कोई मसला नहीं किसी को? नहीं, अच्छा चले ठीक है, सारे काबिल बच्चे होंगे या शायद। यहां पर एक नॉर्मली तकरीबन हर सेशन में एक सवाल होता है कि इंस्पेक्शन प्रोसेस 1 में हुई तो थी, तो प्रोसेस 2 में फिर से इंस्पेक्शन। हाँ जी, तो अब आप मिड टर्म देंगे या आई कैप का एग्जाम देंगे तो ये तो नहीं कहेंगे ना पीआरसी में दिया तो था एग्जाम। भाई हर प्रोसेस में फिर से यूनिट्स खराब हो सकते हैं, तो हर प्रोसेस में अपनी इंस्पेक्शन हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 1 में इंस्पेक्शन हो चुकी थी तो प्रोसेस 2 में नहीं होगी। प्रोसेस 2 में अपनी इंस्पेक्शन होगी। जब भी किसी मशीन में प्रोसेस रन होगा तो उसकी इंस्पेक्शन होगी, तो हर प्रोसेस के अंदर हुआ करती है इंस्पेक्शन। जी टोटल 17,670,16। नूर ये सारा होगा विजिबल? मटेरियल का कॉलम नहीं, अब मैं P1 कॉस्ट कॉलम बना रहा हूँ, और वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 75,000।
करंट पीरियड, यहां क्या लिखूं, ये 1211919 नॉर्मल लॉस की रिकवरी 1530 इंटू 15 22950 1242969 और 995 और इसका डिनोमिनेटर है 17670। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 70.34 60.81 नजर आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, $15,000 इंटू 3 नहीं 70.34 प्लस 60.81 1967250 कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है यानी ये कहां से आया था, प्रोसेस 1 से आया था, प्रोसेस 1 से आया था ना, तो इसी में से बचा पड़ा है। तो इस पे P1 कॉस्ट प्लस इसकी और कन्वर्जन, तो वो जो पहले हम लोग मटेरियल लिखते थे मैं इसको P1 कह दूंगा। $2400 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्हीं में से है ना, ये रॉ मटेरियल था नहीं, ये प्रोसेस 1 से आए थे, तो इसलिए प्रोसेस 1 से जितनी कॉस्ट लग चुकी थी इन पे और जो इस महीने इन पे कन्वर्जन और यहां लगी थी, तो 2400 और 1200 इंटू 60.81 ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस $270 इंटू 70.34 और 162 इंटू 60.81 इसमें बताएं जी, आपने जो पूछना है। जी आने दें।
अच्छा, अभी तो बेशक ये एफको से किया है, लेकिन अगर फाइफो से किया हुआ सवाल होता तो ये कैसे निकली होती? वो 3-4 लाइनों, उनका जो टोटल आ रहा होता वो यहां लिखते। अभी तो ये एफको है ना, तो एक ब्रैकेट के अंदर टोटल निकल आया। अगर फाइफो मेथड होता तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, वो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, बीडी मजीद, वो 3 लाइनें लिख के उनका जो ऐड करके टोटल आया होता वो फिगर हमने यहां लिखनी होती। ठीक है, फाइफो में ये फर्क पड़ता है। अच्छा, इसी सवाल में हो सकता है एग्जामिनर आपको एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज ये पूछता। मैंने तो आपको पूरी पिक्चर दिखानी थी, इसलिए प्रोसेस 1 भी सॉल्व करवाया। अगर आपको सिर्फ प्रोसेस 2 का ही सवाल पूछा हो और डेटा भी प्रोसेस 2 का दिया हो तो फिर आपको ये 17,700 और ये गिवन होगा। यानी आपको लिखा मिलेगा कि कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन 12,11,919 है, ब्रैकेट में 17,700 यूनिट्स लिखे होंगे, फिर ये गिवन होता। और ये ऐसे भी गिवन हो सकता था, इसको उससे डिवाइड करें, 12,11,919 को किसे डिवाइड, 17,700, 68,7। तो आपको सवाल में यह भी लिखा हो सकता था कि प्रोसेस 1 से 17,700 यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए हैं एट आ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ, तो फिर ये फिगर कैसे बनाते, मल्टीप्लाई करके। तो अगर प्रोसेस 2 का सवाल है और साथ प्रोसेस 1 का भी है तो ये खुद निकालना पड़ रहा होगा, अदरवाइज ये गिवन होगा। और इस कैलकुलेशन में से बताएं आपने जो पूछना है। ठीक है, नूर एक मिनट रोकना। ये नोटेड। अच्छा, इसमें पता नहीं आपको मेरी इस बात से फर्क पड़े ना पड़े तो इग्नोर कर देना, लेकिन जिसके जहन में भी ये सवाल आ रहा था तो उसको एक जवाब दे रहा हूं, ठीक है? जिनको ना समझ आए मेरी बात इग्नोर। ये जो यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस हैं, ये वाले, नॉर्मल की तो हम कोई कॉस्ट नहीं निकाल रहे होते ना, कॉस्ट तो हम इनकी निकाल रहे हैं। अगर फाइफो मेथड होता तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए हमने न्यूमरेटर में ये ना लिया होता, सिर्फ इन्हीं को यूज किया होता, और जो पर यूनिट कॉस्ट निकलती वही यहां मल्टीप्लाई हो जाती है ना। और फाइफो मेथड है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे निकालते, नहीं, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या करते, ओपनिंग की लाइन होती 1500 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कैसे निकालते, 15,000 में से तो बाकी 14,000 हम स्टार्टेड कंप्लीटेड कह रहे होते। फ्लो में तो ऐसे ही कर रहे होते, लेकिन इसमें एक हम अजम्पशन ले रहे हैं जो शायद आप गौर करें या ना करें। वो अजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था वो तो कामयाब होके आउट हो ही गया है, जो लॉसेज हुए हैं वो नए इनपुट में से ही हुए हैं। ये बात समझ आई कि नहीं? तो बस आप समझ लें, ये बस एक प्रैक्टिस की अजम्पशन है कि जो ओपनिंग थे वो बन के चले ही गए होते हैं, जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो नए इनपुट में से ही हुए होते हैं। जितने भी लॉसेस हैं वो नए इनपुट में से, ये क्या इनमें से खराब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशंस की आसानी के लिए बस प्रैक्टिस है कि जो खराब हुए वो नए इनपुट में से ही हुए, ओपनिंग वाले खैर खैरियत से आगे चले गए। तो बस ये एक सवालों की प्रैक्टिस है, समझ लें। है नहीं, क्या जो पहले इस महीने के शुरू में मशीन के अंदर पड़े हुए थे, हर दफा जब भी मशीन चलेगी, इंस्पेक्शन स्टेज का मकसद यही है कि उसमें से कुछ ना कुछ खराब हुआ करेंगे हर दफा। ये थोड़ी है कि जो 15वीं दफा मशीन चली थी वही कुछ मनहूस था तो उसमें से खराब हो गए। अगर इस प्रोसेस की नेचर ऐसी है कि 10% नुकसान होता है तो जितनी दफा भी मशीन में यूनिट्स डलेंगे उनमें से 10% खराब होते ही होंगे। तो ये जो 1500 यूनिट्स महीने के शुरू में पड़े हुए थे, क्या इनमें से कुछ खराब नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, और असल में हुए भी होंगे, लेकिन बस कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए ये प्रैक्टिस कि ये बन गए, ये बन के आगे चले गए, इनमें से नहीं खराब हुए।
बिजनेस ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। देखें, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, इसमें जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये भी तो एक एस्टिमेटेड चीज ही है। तो इसलिए इन कैलकुलेशंस के अंदर, वरना बिजनेस की फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर एक्यूरेसी तक जाते हुए मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है और उसका कोई खास फायदा नहीं है, तो इतनी एक्यूरेसी में नहीं जाया करते। वरना तो इंजीनियर को मशीन के अंदर उतारें और वो यूनिट को सूंघ सूंघ के बताए कि इतने परसेंट हो गया, इतने परसेंट हो गया है, या बाहर से एक्सपर्ट्स बुला के उनकी टेस्टिंग करवाएं, और उस सारी मेहनत, करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर से बंदे बुलाए, उन्होंने आगे कहा नहीं 61.5% स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, तो वो खास फायदा नहीं हुआ ना इस मेहनत का। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन की ज्यादा गहराई में जाने का फायदा नहीं हो रहा होता, तो बस इस वजह से ये कैलकुलेशन इस तरह की है जी। अगर नहीं प्रोसेस में हुई है, हाँ नहीं तो प्रोसेस में ही होना था इंस्पेक्ट, और कहाँ होना था? इंस्पेक्ट प्रोसेस में ही होना था, और कहाँ होना? मैं ये कह रहा हूं कि इन 1500 में से असल में जरूर हुए होंगे खराब, लेकिन अगर हमने इनमें से भी खराब निकालने शुरू कर दिए तो इस 270 में से, यानी एब नॉर्मल, इनमें से कितने, इनमें से कितने, इनमें से हैं तो उन पे रेट और लगेगा, इनमें से हैं तो उन पे रेट और लगेगा, कैलकुलेशन फजूल की बढ़ेगी ना। तो इस वजह से कैलकुलेशन की आसानी ये है कि जो लॉस वाले हैं वो नए इनपुट में से ही हैं। देखें, जब बिजनेस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, अच्छा ये सारी कैलकुलेशंस कब हो रही हैं? हर रोज शाम को 5:30, फिर एक्स्ट्रा क्लास में और जीबी में हो रही हैं सारी कैलकुलेशंस। हाँ जी, ये सारी कैलकुलेशंस कब हो रही हैं? मंथ एंड पे। यही तो हमने इस चैप्टर के पहले दिन बात की थी कि हम जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, हम एक महीने के टोटल को सामने रख के कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो हिसाब रखा ही नहीं हुआ कि किस दिन कितने निकले, कितने खराब हुए। हम पूरे महीने की टोटल एक्टिविटी लेते हैं, ये कैलकुलेशंस करते हैं, और इनकी जो भी अकाउंटिंग करनी है वो बस मंथ एंड पे हो रहा होता है। तो इसलिए डेट वाइज तो कोई हिसाब की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने गलती कर ली है बात बता के, जिंदगी सुकून में गुजर रही थी सबकी। इसी से रिलेटेड पूछना है भाई, गलती हो गई वो 15,000। 15,000, अरे सॉरी, ये दायरा खुला रह गया था। बता दूं कहां जीरो, कौन सा? अच्छा, इसका एक हल्का सा सवाल होमवर्क, सस्ता सा सवाल है बस। ये है जी मेरी बुक में क्वेश्चन 17, ऑटम 11। बस सादा सा सवाल है, लेकिन ये सिर्फ मैं करवा इसलिए रहा हूं कि इसमें ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की एक अच्छी चीज थी, और वो फिर बाद में कोई 1-2 दफा और रिपीट भी हुई। ऑटम 11 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 17, और हॉर्नबिल लिमिटेड, हॉर्नबिल लिमिटेड, ऑटम 2011। मिला? ठीक है, ये होमवर्क है। अच्छा, इसमें एक बात सुन लें, अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स हैं, तो प्रोसेस 2 के अंदर एक ही मशीन, मतलब एक ही मशीन होगी, यानी प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 1 में जो कटिंग हुई थी, प्रोसेस 2 में स्टिचिंग होनी है। ये पूरा एक प्रोडक्शन हॉल होगा, एक ही सिलाई मशीन लेके एक ही बंदा बैठ के वो सी रहा होगा। मल्टीपल मशीनें हो सकती है ना, मल्टीपल मशीनें हो सकती हैं। चले, इसी की एक और मिसाल ध्यान में आई। अगर मल्टीपल बर्तनों के अंदर कोई चीज कुक हो रही है, सेम चीज है, सेम क्वांटिटी, लेकिन मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर कुक हो रही है, हो सकता है कि एक में आग थोड़ी सी हल्की है, उसको कुक होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, या जैसे जैसे प्रोसेस 1 से सामान आ रहा था
वो यहां पर प्रोसेस 2 में आता जा रहा था। हो सकता है सारी की सारी मशीनें, सारे के सारे बर्तन सेम टाइम पे कुक ना हो रहे हों, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। जितनी मशीनें प्रोसेस 2 के अंदर हैं, जरूरी है कि सब में एक साथ ही यूनिट्स इन हुए और एक साथ ही आउट होंगे? नहीं, आगे पीछे टाइम उनके हो सकते हैं, वर्कर है, मशीनें ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ये एक्चुअली 3 मशीनों में पड़ा हुआ था। एक मशीन में 1200 थे, एक में 800 थे, एक में 1000 थे। है ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, लेकिन अलग अलग मशीनों के अंदर हैं। तो फिर अलग अलग मशीनों के अंदर हैं, तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है, यानी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग हो सकती है। तो अब सवाल में क्या फर्क पड़ेगा? यानी आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन 1200 पे अलग, 800 पे अलग, 1000 पे अलग लगा रहे होंगे। यानी आपकी वो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन कन्वर्जन वाली है वो तीनों पे अलग अलग लग रही होंगी। ये फर्क पड़ जाएगा बस। क्या हुआ? क्वांटिटी स्केड्यूल में तो 3000 यूज करेंगे ना। यहां तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि यूनिट्स लॉस मिसिंग होंगे, शायद आउटपुट मिसिंग होगा, यहां तो 3000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां स्टेज ऑफ कंप्लीशन का तो कोई काम नहीं है, वो तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में काम है, इसलिए ईपी के अंदर इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। केस 1 मैंने बनाया था कि मैंने प्रोसेस 2 पढ़ाना शुरू किया था और केस 1 ये बनाया था कि जिस प्रोसेस का हम सवाल कर रहे हैं उसमें बस पिछले प्रोसेस से आया, उसी को और कन्वर्ट करके आगे भेज दिया, कोई और डिफरेंट तरह का मटेरियल ऐड नहीं हुआ। केस 2 ये बना रहा हूं और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसी के अंदर है। another new material is added। इसकी मिसाल ऐसे है कि प्रोसेस 1 में केमिकल ए इन हुआ था और इसने बस इसमें थोड़ा सा उबाल के या पक के इसके अंदर से जो गंदगी थी वो अलग करनी थी। फिर इसको अगले प्रोसेस में डाला, इसमें केमिकल बी ऐड हो गया। फिर प्रोसेस 3 में गए और यहां से फिर फिनिश गुड्स बन गई। तो अगर मेरी इस मिसाल में प्रोसेस 3 का सवाल हुआ तो ये वो है जो कल पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नया ऐड नहीं हो रहा। और अगर प्रोसेस 2 का सवाल हुआ तो ये है, यानी जिस प्रोसेस का सवाल है उसमें ट्रांसफर इन तो है, एक और तरह का मटेरियल भी इनपुट हो रहा है। इसको मैंने केस 2 कहा है, यानी इसमें 2 इनपुट हुआ करेंगे, एक ट्रांसफर इन और एक और नई तरह का मटेरियल इसमें ऐड हुआ करेगा। तो इसको मैंने केस 2 कहा है। ये है इस वक्त जो हम लोग डिस्कस करने लगे कि इसमें ट्रांसफर इन भी है और न्यू एक और तरह का मटेरियल इनपुट भी है। सवाल सॉल्व करने पे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो एक डिफरेंट फिजिकल चीज है, ये एक डिफरेंट फिजिकल चीज है। कुछ क्वांटिटी इसकी है, कुछ क्वांटिटी इसकी है। अगर ये 25 रुपए किलो है तो ये भी 25 रुपए किलो। इसकी अलग अमाउंट है, उसकी अलग अमाउंट है। फर्क क्या पड़ेगा? अब हमें कॉस्ट पर यूनिट के 3 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। प्रोसेस 1 से जो आई चीज उसकी कॉस्ट, मटेरियल बी वाले की कॉस्ट, कन्वर्जन की कॉस्ट। अब हमें 3 पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और अगर 3 पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो डिनोमिनेटर भी 3 होंगे, यानी ईपी में 3 अलग कॉलम होंगे। P1 कॉस्ट होगी, न्यू मटेरियल कॉस्ट होगी और कन्वर्जन कॉस्ट होगी। अच्छा, इसी से आगे लिख रहा हूं, वहां जगह नहीं, मैं इसी से आगे ये इधर लिख रहा हूं। फॉर दिस पर्पज इक्विवेलेंट
production working will also consist of 3 columns. P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन. ये अब सवाल में फर्क पड़ेगा. बल्कि नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है. मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था, वो मैं कल बताता हूँ. थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है. नहीं, क्लास है तो चले जाए, कोई मसला नहीं. जिसकी क्लास है चला जाए, कोई मसला नहीं. तो बड़ा सा हो गया यार, पता नहीं बात मैंने क्या की थी. नहीं, वो FAR 2 में थी. अच्छा, मैंने ये इस पे बात की थी कि जब पेरेंट्स अगर किसी की डेथ हुई हो तो उनको कि मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं. चलें, सुनाई थी तो दोबारा सुन लें, नहीं थी तो आप सुन लें. वो FAR 2 थी. बुखारी 6424. सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे मोमिन बंदे के लिए. अच्छा, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं शायद मैंने इस क्लास में की है कि नहीं की तो दोबारा कर रहा हूँ. की थी तो दोबारा कर रहा हूँ. हम लोग ना इंसान है, फितरी चीज़ है कि जब कोई बहुत ही करीबी दुनिया से चला जाता है, जैसे नॉर्मली माँ बाप, और हो सकता है किसी का बहन भाई, और अगर माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए औलाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है. तो फितरी सी बात है कि तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा. आप में से अगर कोई उस तजुर्बे से गुजरा है तो वो मेरी बात को समझ सकता है. बहुत तकलीफ होती है. लेकिन हम ये यकीन रखते हैं कि ये दुनिया है ना, ये एंड नहीं है, ये टेम्परेरी है. ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे हमने कहीं किसी जगह जाना था और रास्ते में ट्रेन का सफ़र या बस का सफ़र, सीटें कम होने की वजह से जो फैमिली मेंबर्स जा रहे थे, कुछ को कहीं सीट मिली है, कुछ को कहीं सीट मिली है, फ्लाइट मिस हो गई या, तो अब वो जो सीटें अलग अलग सवारियों में मिली हैं, रोना शुरू कर दें कि वो वहां चला गया, मैं यहां चला गया, है ना. टेम्परेरी है. उसके बाद जहां जा रहे हैं वहां तो इकट्ठे ही होना है. जब ये बिलीफ होता है ना, तो फिर नहीं रो रहे होते जाते हुए कि गाड़ी मिस हो गई है. लेकिन जिनका आखिरत पे यकीन कम होता है किसी वजह से, तो उनको फिर इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है, और इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनकी जिंदगी के ऊपर वो हावी हो जाती है. मैंने लोगों को जहनी मरीज बनते देखा है. मैंने लोगों को, जैसे मेरे फैमिली में एक खातून थी, उनका बेटे की डेथ हो गई थी. वो आहिस्ता आहिस्ता घुलते घुलते मतलब फौरन बिस्तर पे आ गई और बस खत्म थी, मेंटली खत्म थी वो. कुछ साल बाद फिर उनकी डेथ हो गई, बिल्कुल घुल गई वो. तो इसी तरह से ऐसे भी लोग हैं जिनके वालिदैन चले जाते हैं तो वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाते हैं. ये बहुत फितरी चीज है. इसमें
ऐसा नहीं है कि जी सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, दुख तो होता ही बिल्कुल होता है। मेरे माँ बाप जब दोनों गए हैं तो मुझे तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ने एक और इंसान के अंदर यह खासियत रखी है कि कुछ दिन के बाद वो रोना खत्म हो जाता है। जिनका नहीं हो रहा होता वो जान जान के दोबारा ला रहे होते हैं, वो उसको हावी करते हैं अपने ऊपर। अगर आप में से कुछ तजुर्बे से गुजरा है शायद मेरी बात से रिलेट कर सकें। रोना फितरी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस तजुर्बे से गुजरे हैं तो आपको यह अंदाजा होगा कि वो जो पहले 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन जो रोना था, अब 2 महीने बाद उस तरह से नहीं है। ये अल्लाह ने फितरत रखी हुई है। तो जो फिर भी बार बार सोच के अपने ऊपर हावी कर रहे होते हैं, ये गलत कर रहे होते हैं अपने साथ। अब अल्लाह ताला ने इसके लिए चलो मोटिवेशन के लिए बात क्या की, हदीस है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जगह नहीं कि जब मैं उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले। और इसी के साथ एक और बता देता हूं, बुखारी 1302 हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र सदमे के आगाज में होता है। नहीं, वो जो आगाज में ना वो सब्र है। 10-12 साल रो पिट के दीवारें से तोड़ के तो फिर एंड पे ठंडा हो ही जाता है बंदा। तो सब्र वो, यानी वो जिस सब्र का रिवॉर्ड है ना, तो सब्र वो है जो सदमे के आगाज में होता है। ठीक है जी, जय।